सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। आपका स्वागत है एम के पटेल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड 2025 में जो आने वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर लाए हैं। अतः आप सभी इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपका 5 नंबर क्लियर होने वाला है। कितने नंबर क्लियर होने वाला है? 5 अंक, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में जो व्यक्ति अच्छे परसेंट लाना चाहता है, जो छात्र या छात्रा अच्छा परसेंट लाना चाहता है या चाहती है, उसके लिए 5 नंबर की क्या वैल्यू होती है ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग हम लोग 50 से 50 प्रश्न लाए हैं। उन्हीं 50 प्रश्नों में से यहाँ पर 5 प्रश्न आपके फंसने वाले हैं, ये तय है एकदम, ठीक है ना। तो आप अपने साथ कॉपी और पेन साथ में रखेंगे ताकि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप एक नोटबुक में लिखते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कवि अपना पाथेय किसे मानता है। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है? कवि अपना पाथेय किसे मानता है। पाथेय का मतलब क्या होता है भाई? रास्ते पे चलने वाला साथी, ठीक है। पथ, तो पथ मतलब रास्ता, और पथ में चलने वाला जो साथी है वो वही क्या है? पाथेय है। तो कवि यहाँ पर जो पाथेय मानता है वो किसी व्यक्ति को नहीं मान रहा, अपनी यादों को मान रहा है। किसको मान रहा है? अपनी यादों को, या यूं कहें कि अपनी स्मृतियों को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कवि अपनी किन गाथाओं को नहीं गाना चाहता है। कवि अपनी किन गाथाओं को नहीं गाना चाहता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो अपनी उज्ज्वल गाथाओं को नहीं गाना चाहता है। कवि अपनी उज्ज्वल गाथाओं को नहीं गाना चाहता है। क्यों? क्योंकि कवि सोचता है कि अगर मैं अपनी गाथाओं को सबके सामने कहूँगा तो लोग मेरा क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे। और कवि क्या है? हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता है। इसीलिए वो अपनी जो गाथा है, जो उज्ज्वल गाथा है, वो नहीं गाना चाहता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता के रचयिता कौन है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये कि आत्मकथ्य कविता के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर आत्मकथ्य कविता के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। यही जनक हैं किसके? छायावाद के। किसके जनक? छायावाद के जनक हैं। छायावाद, ठीक, छायावाद के जनक हैं, छायावाद के प्रवर्तक हैं। आत्मकथ्य इन्होंने कविता लिखी है, ठीक है ना। ये सब कुछ क्या है? जयशंकर प्रसाद हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बादल के हृदय में कौन छिपा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बादल के हृदय में कौन छुपा है, ठीक है। तो कौन छुपा होगा बादल के हृदय में? विद्युत या बिजली? हमारा राइट आंसर क्या है? विद्युत या बिजली, ठीक। जब बादल आसमान में छाए रहते हैं तो बिजली तो चमकती है ना। तो उसी को कभी कहता है कि बादल के हृदय में क्या छाया है, क्या समाया है, क्या छिपा है? तो विद्युत छिपा है या तो बिजली। ओके, चलिए अगला प्रश्न, बादल किस दिशा से आते हैं। कविता में बादल किस दिशा से आते हैं, ठीक है ना। तो जो कविता में बादल अज्ञात अज्ञात दिशा से आते हैं। कैसे आते हैं? अज्ञात दिशा से आ रहे हैं, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? अज्ञात दिशा से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, फागुन में डालियाँ किससे लद जाती हैं। फागुन में डालियाँ किससे लद जाती हैं। तो फागुन में डालियाँ लाल हरी पत्तियों से लद जाती हैं। किससे लद जाती हैं? लाल हरी पत्तियों से, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? लाल हरी पत्तियाँ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो किससे की है? बाल कल्पना से की है। किससे की है? बाल कल्पना से की है। जैसे बच्चे के अंदर नवीन कल्पनाएं होती हैं ना, जब हम छोटे रहते हैं तो कल्पना करते हैं ना कि हम ये खिलौना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे। मतलब नई नई कल्पना, नई नई सोच रहती है ना। उसी तरह से बादलों की भी क्या है? नई कल्पना है, नई सोच है, ऐसा कभी मान के चल रहा है। इसीलिए जो बादल की तुलना है ना, कभी वो बालक की कल्पना से कर रहा है, या यूं कहें कि बाल कल्पना से कर रहा है, ठीक। आज हम लगभग 50 प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। कितने प्रश्न? 50 प्रश्न। और इन्हीं 50 प्रश्नों में से आपके 5 प्रश्न जरूर फंसेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि हम 10वीं का पूरा कोर्स करवाने वाले हैं, हिंदी का और संस्कृत का भी अभी हम जल्द से जल्द चालू करने वाले हैं, उसके बाद सोशल साइंस का भी चालू करेंगे, ठीक है ना। लगभग हम 4 या 5 विषय का कोर्स यहाँ पर आपको लाएंगे। अगर हमारी क्लास आपने पढ़ लिया तो आपको कोई किताब, कोई गाइड, कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हम वादा कर रहे हैं पूरी तरह से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के लिए किसे जाना जाता है। तो घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के लिए किसे जाना जाता है, तो कभी नागार्जुन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, नागार्जुन को जाना जाता है, घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव। ये तो अगर भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में कबीरदास जी का भी था यही स्वभाव, और लेकिन यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, नागार्जुन का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अनिमेष का शाब्दिक अर्थ क्या है। अनिमेष का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अनिमेष का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बिना पलक झपकाए लगातार देखना। क्या होता है, बिना पलक झपकाए लगातार देखना, उसी को कहते हैं अनिमेष, अपलक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अर्थ वाले हैं ना प्रश्न, इनको तो आप जरूर आईएमपी कर लेना, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे जो अर्थ से पूछे जाएंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है ना। तो ये वाले प्रश्न हमारे मोस्ट आईएमपी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, संगीत के लिए कितने स्वर तय किए गए हैं। यहाँ पर तक नहीं है, ये तक को काट देना, ठीक। यहाँ पर क्या है, तय है, तय, ठीक। संगीत के लिए कितने स्वर तय किए गए हैं, तो कितने स्वर तय किए गए हैं, तो 7 स्वर तय किए गए हैं। कितने स्वर, 7 स्वर, सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है ना, ये 7 स्वर होते हैं, तय किए गए हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है, ठीक। हमें कविता के अनुसार बताना है कि कविता में उंगली दिखाने से क्या चीज़ है जो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कुम्हड़े का फूल होगा। कविता में जो कुम्हड़े के फूल को कहा गया है कि वो क्या होता है, उंगली दिखाने से मुरझा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, पान वाला कैसा आदमी था, ठीक। नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। हालदार साहब जब भी आते थे पान वाले के पास ही रुकते थे ना, तो वही पूछा गया है कि पान वाला कैसा आदमी था। तो पान वाला कैसा आदमी था, खुशमिजाज आदमी था। कैसे आदमी था, खुशमिजाज आदमी था, या यूँ कहें कि मिलनसार था, हंसी मजाक वो करता था, है ना। हालदार साहब और पान वाले के बीच हंसी मजाक ऐसे चलता भी था थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तभी तो आके बार बार वो उन्हीं की दुकान पे रुकते थे, सोचिए। चलो अगला प्रश्न, ऊहापोह का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो ये भी आ गया, मैंने बोला है कि जितने भी ये शाब्दिक अर्थ वाले प्रश्न हैं, ठीक है ना, इनको आप जरूर आईएमपी कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 1 या 2 जरूर आने वाला है। तो ऊहापोह का शाब्दिक अर्थ क्या है यहाँ पर, तो दुविधा है। क्या है, दुविधा, बैक हो गया, चलो कोई बात नहीं। प्रश्न क्रमांक 13 कर रहे थे हम, ऊहापोह का शाब्दिक अर्थ, ठीक। चलो अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी का चश्मा पाठ से लेखक ने क्या संदेश दिया है। तो जो नेताजी का चश्मा है उस पाठ से लेखक ने क्या संदेश दिया है, तो लेखक ने देशभक्ति एवं देश प्रेम का संदेश दिया है, ठीक है ना। नेताजी का चश्मा जो पाठ है, हमने वहाँ पे देखा होगा कि नगर पालिका द्वारा जो मूर्ति बनाई जाती है उसमें नेताजी का चश्मा लगाना भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो लोग, एक बच्चा है ना, उसमें तरह तरह के चश्मा लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, ये उनकी देशभक्ति को दर्शाता है, ठीक है ना। इसीलिए जो नेताजी का चश्मा जो पाठ है ना, उसमें लेखक ने देशभक्ति का संदेश दिया है, या यूँ कहें कि देश प्रेम का संदेश दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश किस प्रमुख शैली के लिए जाने जाते हैं। स्वयं प्रकाश लेखक हैं, कवि हैं। जो स्वयं प्रकाश हैं वो किस प्रमुख शैली के लिए जाने जाते हैं, तो जो स्वयं प्रकाश लेखक हैं वो किस्सा गोई शैली एवं व्यंग प्रधान शैली के लिए जाने जाते हैं। व्यंग प्रधान शैली में होता क्या है कि बात को सीधी ना कह के जो लेखक हैं वो व्यंग के माध्यम से बात को अपनी कहते हैं,
क्यों कहते हैं उसका भी एक कारण बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो भाई, अगर किसी को हम डायरेक्टली कुछ बात कहेंगे उसे बुरा लगेगा, जब उसे बुरा लगेगा तो हो सकता है हमें हानि पहुंचा दे, है ना। इसलिए यहाँ पर लेखक, अभी तो ठीक है, स्वतंत्रता के पहले ना तो वो तो लिखने भी नहीं दिया जाता था। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो लोग ऐसे ही लिखते थे व्यंग्य के माध्यम से, ठीक है ना, कविताओं के माध्यम से, प्राकृतिक उपादानों का नाम दे देकर वो अपनी कविताओं के द्वारा देश प्रेम का संदेश देना चाहते थे। जैसा एक अभी जयशंकर प्रसाद ही हैं, ठीक है ना, उनका एक कमायनी है जो, है ना, उसमें वो उन्होंने प्राकृतिक उपादान, या यूँ कहें कि कोई नायक नायिका के द्वारा उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देशभक्ति का संदेश दिया है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, कुहासा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कुहासा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कोहरा है। क्या है, कोहरा है। तो कोहरा को कहा गया है कुहासा। शाब्दिक अर्थ वाले प्रश्न आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, भादों की अंधेरी रात में किसकी झनकार सुनाई पड़ती है। भादों की अंधेरी रात में ना झिल्ली की झनकार सुनाई पड़ती है। किसकी, झिल्ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यशपाल की रचनाओं में किसका प्रभाव देखा जा सकता है। यशपाल की रचनाओं में कार्ल मार्क्स का प्रभाव देखा जा सकता है। किसका प्रभाव, कार्ल मार्क्स का प्रभाव देखा जा सकता है। इन्होंने क्या कहा था कार्ल मार्क्स ने, कि जो पूंजीपति वर्ग है वो गरीब वर्ग का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। ठीक है ना, इसीलिए जो गरीब वर्ग है उनको पूंजीपति लोगों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। कार्ल मार्क्स को आप आगे पढ़ेंगे, मौका मिलेगा ज़रूर, है ना। जब आप पढ़ेंगे तब देखिएगा कि ये कैसे विचारधारा वाले व्यक्ति थे, है ना। ये समाज में समानता स्थापित करना चाहते थे, है ना, जो कि पूरी तरह से संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ज्ञान चक्षु का शाब्दिक अर्थ क्या है। ज्ञान चक्षु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ज्ञान चक्षु का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, ज्ञान की आँखें। कैसी आँखें, ज्ञान की आँखें। ये भी प्रश्न आईएमपी है। मैंने बोला है कि जितने अर्थ वाले प्रश्न हमको मिलते हैं उनमें ज़रूर मोस्ट आईएमपी कर लेना है। ठीक है, समानता का मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ और समानता की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये आर्थिक समानता की बात करते थे बेटा। किसकी समानता की, आर्थिक समानता की बात करते थे ना, जो कि संभव नहीं है। कोई पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा ना, सोचिए, हम हमारे लिए थोड़ी कमाएगा वो। ठीक है ना, तो आर्थिक समानता कैसे आ जाएगी बताओ। ठीक है ना, तो आर्थिक समानता की बात, और कोई समानता नहीं समझिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है, त्रिशंकु मन्नू भंडारी की रचना किस विधा में आती है। पहली बात तो ये जान लो कि जो त्रिशंकु रचना है वो किसकी है, मन्नू भंडारी की है। किसकी है, मन्नू भंडारी की है। इनके पति का नाम था राजेंद्र यादव। क्या नाम था, राजेंद्र यादव। ठीक, इनकी जो ये है त्रिशंकु, वो क्या है, एक कहानी संग्रह है। क्या है, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह का मतलब क्या होता है, संग्रह का मतलब ये होता है कि जिसमें कई छोटी छोटी कहानियाँ समाहित होती हैं। ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, संग्रह कहा जाता है। तो एक कहानी और कहानी संग्रह, इसमें अंतर होता है। कहानी संग्रह बहुत बड़ा होता है और कहानी एक कहानी होती है, और कहानी संग्रह में कई कहानियाँ उसमें ऐड रहती हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान को किस किस सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, जो बिस्मिल्लाह खान थे, संगीत के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। ठीक है ना, जो बिस्मिल्लाह खान थे उनको किस किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से पुरस्कार किया गया, तो पद्म विभूषण एवं भारत रत्न। ठीक है ना, ये भारत रत्न मोस्ट आईएमपी है। ठीक है ना, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भदंत आनंद कौशल्यायन ने किस धर्म को स्वीकार किया। यह भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि जो भदंत आनंद जो कौशल्यायन हैं उन्होंने क्या किया था, बाद में बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। वो चाहते थे कि मैं ऐसा धर्म का अनुयायी होना चाहता हूँ जिसमें क्या हो, लोगों के बीच भेदभाव ना हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। ये भी मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आईएमपी लगा लेंगे। ठीक है ना, जो ये रिपोर्ताज है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है,
फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज, मतलब क्या होता है, रिपोर्ट होता है। क्या होता है, रिपोर्ट होता है। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा ना, मीडिया के जो रिपोर्टर अलग अलग क्षेत्रों पे रहते हैं, जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, है ना, वहीं से ही ये निकला है क्या, रिपोर्टाज। ठीक है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ। तो जो आधुनिक हिंदी है, आधुनिक हिंदी का जो विकास है, आधुनिक हिंदी गद्य का, किसका, गद्य का जो विकास है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। कौन से युग से माना जाता है बेटा, भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु युग बहुत ही महत्वपूर्ण युग था, जागरण काल भी कहते हैं इसको। ठीक है, भारतीय जनमानस में नव चेतना लाने वाले थे वे भारतेंदु जी। ठीक है ना, इसीलिए जो भारतेंदु युग है उन्हीं के नाम पर ये, इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो है क्या, मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनको कहानी सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है ना, दूसरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको कहानी सम्राट भी कहा जाता है और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। दोनों में से कुछ भी पूछे, आंसर हमारा एक ही होगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। देखो, कलम का जादूगर, अब भाई कलम का जादूगर किसे कहेंगे, जो जिसके कलम में जादू होगा। और जादू किसके कलम में था, राम वृक्ष बेनीपुरी। जादू नहीं होता, मतलब लिखने में जादू होता है। ठीक है ना, कलम का जादूगर, भाषा की इतनी अच्छी पकड़ थी उनकी। ठीक है ना, तो जो वो लिखते थे ना, वो एक दूसरे लोगों के लिए एक जादू जैसा लगता था, इसीलिए कहा गया है कि वो क्या थे, राम वृक्ष बेनीपुरी कलम के जादूगर थे। ठीक है, एक है कलम का सिपाही। ठीक है, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसको कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद्र को कहा गया है। ठीक है ना, तो कलम का सिपाही कौन है, प्रेमचंद है। और कलम का जादूगर कौन है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, कलम का सिपाही और कलम का जादूगर। कलम का सिपाही आए तो मुंशी प्रेमचंद, और कलम का जादूगर आए तो रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक, चलो अगला प्रश्न, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है। मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, यशपाल ने लिखा है और उस उपन्यास का नाम है झूठा सच। क्या नाम है, झूठा सच। इसके जो लेखक हैं वो कौन है, यशपाल साहब है। कौन है, यशपाल। यशपाल ने उपन्यास लिखा है झूठा सच। ये भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय भारत में जो त्रासदी थी, या यूँ कहें कि मार काट का जो समय चल रहा था, है ना, उसको अपने उपन्यास झूठा सच में यशपाल ने दिखाया है उसको बहुत अच्छे से। ठीक है, आप लोग कभी पढ़ना, अभी तो फिलहाल अपना सिलेबस पढ़िए। चलो अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे। अब देखो ये सरल सा प्रश्न आ गया, है ना, और इम्पोर्टेंट भी है कि मन्नू भंडारी के जो पिता है ना, रसोई को क्या कहते थे, तो भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे, भटियार खाना कहते थे। ठीक, चलो अगला प्रश्न, लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं, सरल सा है एकदम। ठीक है, लेकिन आ सकता है, क्यों, क्योंकि जो पेपर होता है ना उसमें तीनों चीज़ को ऐड करना पड़ता है, सरल, फिर मध्यम, फिर कठिन। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो लखनऊ का जो खीरा है उसका नाम है बालम खीरा। कौन सा खीरा, बालम खीरा प्रसिद्ध है लखनऊ का। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, चबूतरे का एक कोना क्या बनता था। चबूतरे का एक कोना क्या बनता था भाई, तो नाटक घर बनता था। क्या बनता था, नाटक घर बनता था चबूतरे का एक कोना, और उसी चबूतरे में नाटक होता था। नाटक घर क्या बनता, चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, जितने स्टार इसको देना चाहो दे लो। ये भारत में है ये चोटी, कहाँ पर है,
भारत में है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, या यूं कहें कि भारत की सबसे बड़ी चोटी, ठीक है ना, तो कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा चोटी है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो, वो कंचनजंगा है, जो कि कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। कहाँ है? सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी? भाई जो गाइड फिल्म थी, एक बहुत ही विख्यात फिल्म है गाइड, उस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो कभी लॉन्ग स्टॉक में। कहाँ हुई थी? कभी लॉन्ग स्टॉक में। और ये कभी लॉन्ग स्टॉक कहाँ है? तो ये भी सिक्किम में ही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। सिक्किम को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का विचार किसने लाया? टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है ना, जहाँ पे टूरिस्ट लोग आए, ठीक है, देखें, है ना, और उस क्षेत्र का क्या होगा, धीरे धीरे फिर विकास होने लगेगा। ठीक है ना, तो सिक्किम को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का जो विचार दिया था ना, वो किसने दिया था? आर्मी ऑफिसर थे एक, कप्तान शेखर दत्ता ने। कौन? कप्तान शेखर दत्ता आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने ही सिक्किम को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का विचार दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पूर्वी सीमा में स्थित नदी कौन सी है? ठीक है ना, हमारा भारत का नक्शा है, लगभग सभी जानते ही हो कैसे है ना, यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, ये पूर्वी सीमा है। क्या है? पूर्वी सीमा है। ठीक है, तो भारत के पूर्वी सीमा में स्थित यहाँ पर जो नदी है वो कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है। भारत के पूर्वी सीमा में ये क्या है बेटा? स्थित है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं? भाई हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था, कब गिराया गया था? 45 में गिराया गया था। कब गिराया गया था? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। तो किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। कहाँ पर? हिरोशिमा और नागासाकी में। ये हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। कहाँ है? जापान में है हिरोशिमा, और अमेरिका ने यहाँ पर अणु बम गिराया था। ठीक है ना, लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किस पदार्थ के कारण? भाई वो अणु बम था ना, जो उसमें क्या था ऐसा पदार्थ जिससे लोग क्या है, अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। ठीक है ना, कहते हैं कि अभी भी वहाँ पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो उस पदार्थ का नाम क्या है? रेडियम। क्या है? रेडियम। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, इसके आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक, चलो अगला प्रश्न, बरखा बंद होते ही बाग में क्या नजर आए? बरखा बंद होते ही बाग में क्या नजर आए? तो बिच्छू नजर आए। क्या नजर आए? बिच्छू। ठीक, सरल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, डोको क्या है? डोको क्या है? ये सही विकल्प भी में आ सकता है, एक शब्द में उत्तर भी में आ सकता है, खाली स्थान भी में आ सकता है, या सही जोड़ी भी में आ सकता है। डोको क्या है? तो एक बड़ी टोकरी है। एक बड़ी टोकरी होती है जिसे डोको कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, अज्ञेय ने मानव निर्मित सूर्य किसे कहा है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। ठीक है ना, मानव निर्मित सूर्य। ठीक है ना, मानव निर्मित सूर्य किसे कहा है अज्ञेय ने? भाई जब अज्ञेय गए थे ना वहाँ जापान यात्रा में, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अनुभव किया था ना, अनुभव किया था कि नहीं किया था, कि वहाँ पे लोग अणु बम के द्वारा आज भी कैसे लोग वहाँ के क्या है, प्रभावित है। ठीक है ना, रेडियम पदार्थ के कारण। तो अणु बम को अज्ञेय ने मानव निर्मित सूर्य कहा है। ठीक है ना, जब चाहे तब विनाश कर सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निराला रचनावली को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? ये भी मोस्ट आईएमपी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो निराला रचनावली है उसके कितने खंड हैं, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो उसके कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। ठीक, चलो अगला प्रश्न, उत्साह कैसा गीत है? उत्साह कैसा गीत है? तो जो ये उत्साह नामक जो गीत है ना, ये आवाहन गीत है। कैसा गीत है?
आवाहन गीत है। कैसा गीत है? आवाहन गीत है। यहाँ पर भारतीयों को आवाहन किया गया है कि अपनी स्वतंत्रता को वो हर हालत में क्या रखें, बना के रखें और मातृभूमि को क्या करें, आज़ाद कराएं। ठीक है, अंग्रेज़ों की गुलामियों से उनको मुक्ति दिलाएं। तो ये उत्साह क्या है? एक आवाहन गीत है। ठीक, चलो अगला प्रश्न, श्रृंगी का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो ये अर्थ वाला प्रश्न फिर से आ गया और मैं बोल रहा हूँ कि ये अर्थ वाले प्रश्न से 1 या 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। प्रतिवर्ष आए हैं, हमने प्रतिवर्ष का पेपर खंगाला जब देखा तो हमें पता चला कि ये शाब्दिक अर्थ वाला प्रश्न हर वर्ष आया है, या तो 1 आया है या किसी वर्ष 2 आए हैं। ठीक है ना, तो ये शाब्दिक अर्थ वाला जो प्रश्न है इस पर आप ज़रूर फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर श्रृंगी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सींग का बना वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, जो सींग का बना वाद्य यंत्र है ना, उसी को श्रृंगी कहा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, खड़ी बोली को हिंदी गद्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस लेखक को जाता है? ठीक, खड़ी बोली है, ठीक, उसको हिंदी गद्य में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। किसको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। कौन सी पत्रिका का? सरस्वती पत्रिका का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। सरस्वती पत्रिका का संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के नाम पर ना हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को, जो भारतेंदु युग के जो बाद का काल है द्विवेदी युग, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है ना, द्विवेदी युग। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि हिंदी गद्य में ना खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है किसे जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार कौन है? समकालीन का मतलब क्या होता है? वर्तमान परिदृश्य में। ठीक है ना, जैसा समय चल रहा है उस हिसाब से कहानी लिखना। ठीक है ना, इस हिसाब से ना भाई ऐसे कहानीकार हैं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं। वो कौन है? तो वो स्वयं प्रकाश हैं। कौन है? लेखक स्वयं प्रकाश। ये चर्चित कहानीकार हैं समकालीन कहानी के लिए। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है, कंधे से सर तक बनी मूर्ति को क्या कहते हैं? भाई कंधे से सर तक, कहाँ तक? ये कंधा है, कंधे से सर तक की जो बनी मूर्ति है ना, उसको क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। चलो अगला प्रश्न है, मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? ठीक, यहाँ पे एक लोकोक्ति है, मुहावरा लोकोक्ति आप लोग जानते होंगे, उनको भी हम कराने वाले हैं। ठीक है ना, लगभग 50 मुहावरे और 50 लोकोक्ति को भी हम कराने वाले हैं। अगली ही क्लास में होगा तो हम उसको ज़रूर करवा देंगे, जो आईएमपी है, जो आ सकता है। ठीक है, तो मूर्खों में अल्पज्ञ, इसका जो अर्थ है, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो क्या है? लोकोक्ति है वो अंधों में काना राजा है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति है, और उसका अर्थ है मूर्खों में अल्पज्ञ, यानी मूर्ख तो है ही सभी। ठीक है, उसमें जो अल्पज्ञ है वो क्या है? अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है। ठीक है ना, तो अंधों में काना राजा है ना, यही कहावत है, लोकोक्ति है। ठीक है, तो ये आईएमपी है, इसको भी, इस लोकोक्ति को आईएमपी कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत ही सरल है, आप लोग दिन प्रतिदिन इसको सुनते होंगे, है ना। लोग बाग भी कहते हैं नाच ना आए आंगन टेढ़ा। इसका मतलब जब काम नहीं आता ना हमको कोई भी, तो हम परिस्थितियों को दोष देते हैं। ठीक है, कि अरे ऐसा है, वैसा है, ये हो गया, वो हो गया, है ना। सोचो अगर आप लोग परीक्षा दो और अच्छे नंबर ना आए तो आप क्या करोगे? परिस्थितियों को दोष दोगे, यार मैं तो उस समय भी बीमार हो गया था, है ना, मेरी तबीयत सही नहीं थी, है ना। कोई कहेगा मेरे घर में ये समस्या थी, कोई कहेगा वो समस्या थी, है ना। क्या करोगे? परिस्थितियों को दोष दोगे ना, तो ये क्या होगा? नाच ना आए आंगन टेढ़ा, है ना। आप लोगों ने पढ़ा नहीं है और परिस्थिति को दोष दे रहे हो। ठीक है, चलो तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना, क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। बोलते हैं ना आजकल तो लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, वही बस हो गया, है ना। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब
काम निकालना अपना, ठीक है ना। और ऐसा कौन करता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति ही करेगा ऐसा, अपना उल्लू सीधा करेगा, है ना, अपना काम निकालेगा, बस हो गया। चलो अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। इसको भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न कर लेना, ठीक है ना। पिछली बार एक प्रश्न आया था कि उपमा अलंकार के कितने भेद हैं, ठीक है ना, आया था कि नहीं आया था। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एक दो जिसको हम सोचते भी नहीं कभी कि ऐसा भी प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। और वही प्रश्न आ जाते हैं, वही 1-2 नंबर कम हो जाता है और वही हमारे टॉप में आने से वही प्रश्न हमको रोक देते हैं, ठीक है ना। तो हमको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है यहाँ पर, जो बनने वाले हैं, जो बन सकते हैं। यहाँ पर संचारी भावों की संख्या पूछा गया है, ठीक है। संचारी भाव होते क्या हैं, जो हृदय के हृदय में अस्थायी रूप से होते हैं, ठीक है ना, कभी आते हैं और कभी चले जाते हैं, ठीक है। पल पल क्या होते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, ठीक है ना। उन्हीं को क्या कहा गया है, संचारी भाव कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 मानी गई है। एक 34वां संचारी भाव भी है, बट वो अभी पूरी तरीके से मान्य नहीं है, इसीलिए अभी 33 ही है। संचारी भाव की संख्या जो मानी गई है कितनी है, 33 मानी गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। यह भी सरल सा है लेकिन आईएमपी है, ठीक है ना, आ सकता है बिल्कुल भी ये कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य या विस्मय, ठीक है ना, अद्भुत का स्थायी भाव। अगला प्रश्न, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है ये, ठीक। अनुभव के कितने भेद हैं, ठीक। अनुभव या अनुभाव जो होता है ना, अनुभाव के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं अनुभाव के, 4 भेद होते हैं। ये भी मोस्ट आईएमपी है, ठीक है ना। अनुभाव के कितने भेद होते हैं, विभाव के कितने भेद होते हैं, संचारी भाव कितने होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। विभाव के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। ये याद होना चाहिए। यहाँ से एक 2 प्रश्न ऐसे आते हैं जो हम सोचते भी नहीं कि ये प्रश्न आ जाएगा, कभी आएगा, ठीक है ना। तो इनको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न ज़रूर समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और इम्पॉर्टेंट भी लगे होंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, MK पटेल ऑनलाइन क्लासेस। इसमें हम संपूर्ण कोर्स करवाने वाले हैं। अभी तो हम सही विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान ये सब करवाने वाले हैं। इसके बाद हम जस्ट 2 या 3 दिन बाद, दीपावली के बाद, हम पूरा संपूर्ण व्याकरण, जितने भी 10वीं क्लास में व्याकरण है वो सारी व्याकरण कवर कराने वाले हैं, ठीक है ना। एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में, रटने से छुटकारा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। आपको व्याकरण रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद हर शब्द का परिभाषा अपने अकॉर्डिंग बना लोगे, ठीक है ना। रस क्या है आपको रटना नहीं पड़ेगा, छंद क्या है आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये अलंकार क्या है, वो अलंकार क्या है, आपको कुछ भी नहीं रटना है। आपको केवल समझाया जाएगा, आप खुद कह दोगे कि सर इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, ठीक है ना। और वही वास्तविक रूप से क्या होता है, पढ़ना होता है, ठीक है। पढ़ना का मतलब क्या है, समझ कर पढ़ना, ठीक है ना। तो वही वास्तविक रूप से क्या होगा, पढ़ना होगा कि हम चीज़ों को रटे नहीं समझें, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सब लोगों को और नमस्कार, जय श्री कृष्ण।